हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अनीता देसाई को। फ्रेंड्स, अनीता देसाई एक बहुत ही जाना माना चेहरा है फॉर टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, डेफिनेटली अनीता देसाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलते ही हैं। तो आज हम अनीता देसाई कवर कराएंगे। इसमें आपको सब कुछ ऑल अबाउट अनीता देसाई देखने मिलेगा। अनीता देसाई का जन्म कहाँ हुआ, इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं टुवर्ड्स आर इंडियन नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, और क्यों अनीता देसाई आज इतनी फेमस है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं अबाउट आवर होल वीडियो। सो कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द सेशन। फ्रेंड्स, अनीता देसाई के जब हम बारे में बात करते हैं तो देखते हैं थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में। फ्रेंड्स, अनीता देसाई जो है, ये देसाई वॉज बॉर्न ऑन 24 जून 1937 इन मसूरी। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अनीता देसाई का बॉन्ड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इनका मसूरी में बॉन्ड हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी, 24 जून 1937। तो ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनीता देसाई वॉज बॉर्न ऑन 24 जून 1937 इन मसूरी। फ्रेंड्स, अब इनके पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सी वॉज बॉर्न टू अ जर्मन मदर। क्या मदर का नाम था? टोनी नाइम। और बंगाली बिजनेसमैन इनके फादर थे डीएन मजुमदार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है अनीता देसाई जो है वो डाइवर्स कल्चर का पार्ट रही हैं। यहाँ पे इनकी मदर जो है वो टोनी नाइम, जो कि यहाँ जर्मनी से बिलोंग करती हैं, और इनके जो फादर है डीएन मजुमदार, ये एक बंगाली बिजनेसमैन रहे हैं। ठीक है, तो शुरू से ही एक डाइवर्स कल्चर में पली बड़ी हैं अनीता देसाई। यही एक कारण रहा कि इन्होंने बहुत जल्दी ही इन्होंने जर्मन सीख ली, क्योंकि पता है मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान के लाइफ में। तो यहाँ पे भी ऑल दो इनकी मदर जो थी टोनी नाइम, ये जर्मनी से बिलोंग करती थी, इसीलिए अब देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है हमारी अनीता देसाई पे। तो ये जो है ये आपको देखने मिलेगा कि कैसे बचपन में ये जर्मनी बहुत जल्दी सीख गई थी। ऑल दो मदर टंग थी तो बहुत जल्दी ये सीख गई जर्मनी भी, और साथ ही ये बंगाली भी सीख गई, क्योंकि जर्मनी अपनी माता की वजह से, और जो ये बंगाली है इनके फादर क्योंकि बंगाली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो यहाँ से भी इनको बंगाली सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो जर्मनी और बंगाली ऑल दो, क्योंकि मदर और फादर उस लैंग्वेज से बिलोंग करते थे तो वो सीख गई। घर में इसी का लैंग्वेज का प्रभाव रहा। साथ ही अपने स्कूल से ये हिंदी और इंग्लिश, बाकी जो लैंग्वेजेस है, ऑल्दो इंडिया में रहती थी तो ये सब लैंग्वेजेस तो सीखी, और उर्दू भी इन्होंने सीखा। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड है हमारे अनीता देसाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो 1958 में इनकी शादी हो गई हमारे अश्विन देसाई से। ठीक है, जो कि द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, ऑथर ऑफ द बुक। देखिए, ये एक डायरेक्टर थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में, साथ ही एक राइटर भी थे, है ना। अश्विन देसाई साथ ही एक राइटर भी थे। तो बहुत जल्दी अनीता देसाई की शादी हो गई थी, 21 ईयर्स के थे तभी इन्होंने शादी कर ली थी। अश्विन देसाई थे, तो अश्विन देसाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे। साथ ही एक बुक इन्होंने लिखी थी जो इनके हस्बैंड है, मतलब अश्विन देसाई ने। क्या नाम था? बिटवीन इंटरनीज आइडियाज ऑफ लाइफ एंड द कॉस्मोस। ठीक है, तो ये नाम थी इनकी किताब की। किसकी किताब की? अश्विन देसाई की किताब की। इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, 1958 में ही शादी हो गई थी, यानी कि आप देखोगे कि जब बॉन्ड कब हुआ था इनका 1937 में, और इन्होंने शादी कर ली थी 1958 में। मतलब ये जब 21 ईयर की थी तभी इन्होंने अपनी शादी कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखोगे कि अनीता देसाई के टोटल 4 बच्चे हुए, जिसमें से किरण देसाई भी एक जाना माना नाम है किरण देसाई का। फ्रेंड्स, किरण देसाई भी एक बहुत ही अच्छी लेखिका है। इन्होंने जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर है इसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन करा है फ्रेंड्स। और एक और बता दूं कि किरण जो देसाई है, इनको भी बुकर प्राइज़ मिला हुआ है ना। बुकर प्राइज़ लिटरेचर वालों को पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग के लिए, नवाजा जाता है आपको नोबेल प्राइज से। तो इनको भी बुकर प्राइज मिला हुआ है। इनकी एक राइटिंग है फ्रेंड्स, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, इनकी एक राइटिंग है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके लिए जो है इनको यहाँ पे बुकर प्राइज मिला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अनीता देसाई की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये नॉर्मल ही आप देखोगे कि मतलब बचपन तक तो वो जो अपने हायर सेकेंडरी तक तो दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई किया। बाद में इन्होंने मिरांडा हाउस, जो कि डीयू का बहुत फेमस कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। बीए की डिग्री ली उन्होंने, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली है इन्होंने मिरांडा हाउस डीयू से, जो कि बहुत फेमस कॉलेज है डीयू का। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इनके नॉवेल्स की कि क्यों अनीता देसाई आज बहुत ज़्यादा फेमस हैं हमारे यहाँ और क्यों लोग इनको पढ़ते हैं, क्यों एडमायर करते हैं। फ्रेंड्स अनीता देसाई एक ऐसी राइटर थी जो आम जनता के जीवन को कागज़ पे उतार देती थी। मतलब अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से क्या फीलिंग होती है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल करता है, उसके बारे में कहानियाँ लिखा करती थी। इसलिए इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। और यूजुअली लोग राजा महाराजा की कहानियाँ लिखते हैं, सुपर नेचुरल कहानियाँ लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, सुपर फिक्शनल चीज़ें लिखते हैं। पर ये जो थी वो एक फीमेल क्या सोचती है, एक फीमेल के साथ किस तरीके से प्रॉब्लम होती है, वो क्या स्ट्रगल करती है अपने लाइफ में, इसके बारे में अनीता देसाई लिखा करती थी। इसलिए इनकी राइटिंग जो है वो लोग उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, इसलिए इनकी राइटिंग बहुत फेमस होती थी। ठीक है, तो अभी आज हम इनके कुछ नॉवेल्स देखेंगे जो कि बहुत फेमस नॉवेल में से हैं। फ्रेंड्स इनकी एक बहुत ही ज़्यादा जो फेमस नॉवेल है ये है क्राई एंड पीकॉक। ठीक है, ये जो आपका लास्ट वाला दिख रहा है क्राई एंड द पीकॉक, इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है और ये इन्होंने पब्लिश किया था 1963 में। देखिए 1963 में इनकी फर्स्ट नॉवल थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनीता देसाई का जो है वो फर्स्ट नॉवल कौन सा है, अनीता देसाई का फर्स्ट नॉवल कौन सा है। तो फ्रेंड्स अनीता देसाई का जो फर्स्ट नॉवल है वो है क्राई एंड द पीकॉक, जो कि इन्होंने 1963 में ही लिख दिया था। ठीक है, क्या नाम है उसका, क्राई एंड द पीकॉक। ठीक है, तो ये इनका है जो है बिल्कुल फर्स्ट नॉवेल। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपके सेकेंड नॉवेल जो कि है फायर एंड माउंटेन। देखिए फ्रेंड्स फायर एंड माउंटेन लिखा था इन्होंने 1977 में। फ्रेंड्स फायर एंड द माउंटेन के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, इसके लिए इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो याद रखिएगा किसके लिए, फायर ऑन द माउंटेन। देखिए देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका फायर ऑन द माउंटेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फायर ऑन द माउंटेन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेले ही जो है आपके 2 अवार्ड्स इसके नाम है। कौन कौन से अवार्ड्स, इसका पहला अवार्ड तो ये है कि इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, कब मिला था, 1978 में। 1977 में इन्होंने फायर ऑन द माउंटेन लिखा और 1978 में भी इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। इसके अलावा भी आप देखोगे 1978 में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड तो मिला ही फायर ऑन द माउंटेन के लिए। उसके बाद विनीफ्रेड हॉल्टबाई मेमोरियल प्राइज मिला था इसको। क्या नाम था इसका, इसका नाम था विनीफ्रेड हॉल्टबाई मेमोरियल प्राइज भी मिला था इनको। ठीक है, तो बेसिकली 2 अवार्ड मिले। ठीक है, आप चाहे तो कहीं लिख भी सकते हैं कि माउंटेन फायर ऑन द माउंटेन जो कि 1977 में लिखा था अनीता देसाई ने, इसके लिए इनको 2 अवार्ड मिले। पहला अवार्ड तो ये है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। दूसरा अवार्ड क्या है, दूसरा अवार्ड जो है आपका विनीफ्रेड हॉल्टबाई मेमोरियल प्राइज मिला था। ये दोनों ही जो अवार्ड है इनको मिल गए थे 1978 में, मतलब जस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ द राइटिंग हर नोवेल फायर ऑन द माउंटेन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई बात समझ में कि फायर ऑन द माउंटेन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्टामा कर लीजिए। 2 इनको इससे अवार्ड मिले हैं और क्राई द पीकॉक से 1963 में लिखा है, इनकी फर्स्ट नॉवेल है। ये दोनों आई होप आपको इनके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो विलेज बाय द सी है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विलेज बाय द सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेज बाय द सी के लिए फ्रेंड्स इनको जो है गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज मिला था। देखिए जो अनीता देसाई है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अनीता देसाई ने कितनी चिल्ड्रन बुक लिखी है, तो अनीता देसाई ने टोटल 2 ही चिल्ड्रन बुक्स लिखी है। ठीक है, एक तो बुक हो गया इनका ये द विलेज बाय द सी, और जो इनका दूसरा बुक है वो है आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस। ये इन्होंने 1982 में लिख दिया था और द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस 2011 में इन्होंने लिखा था, 2011 में। ठीक है, क्या लिखा था, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस, ये 2011 में लिखा था। तो ये 2 ही बुक है, ये 2 ही बुक है जो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी बुक जो लिखा है अनीता देसाई ने चिल्ड्रन बुक, तो 2 ही बुक लिखा है। एक है विलेज बाय द सी और दूसरा है द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस जो कि 2011 में उन्होंने लिखा था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इन कस्टडी भी बहुत फेमस है फ्रेंड्स, और फास्टिंग फीस्टिंग तो बहुत ज़्यादा फेमस है ही। अनीता देसाई का जो फास्टिंग फीस्टिंग है फ्रेंड्स, इसके लिए भी इनको अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जो अनीता देसाई हैं इनको जो है अल्बर्टो मोरविया प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला है इटली से। इटली जो कंट्री है ना, इटली, वहां से जो है इनको अल्बर्टो मोरविया प्राइज मिला है ईयर 2000 में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है आपके, इनको मेरा है फ्रेंड्स आपका 2007 में।
फ्रेंड्स इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला है। क्या मिला है इनको? पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है 2014 में, याद रखेंगे, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला है 2014 में। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा टी विथ महारानी भी इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स, वो भी बहुत फेमस बुक है। टी विथ महारानी बहुत फेमस बुक है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रही। फास्टिंग फीस्टिंग की मैं स्टोरी कवर करूंगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी स्टोरी है फास्टिंग फीस्टिंग की, आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फास्टिंग फीस्टिंग की स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 1999 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी जिसका नाम है इन कस्टडी, जो कि 1984 में लिखा था। फ्रेंड्स इन कस्टडी पे तो मूवी बनी है, जिसको इस्माइल मर्चेंट ने वो मूवी बनाई है, ठीक है। इस्माइल मर्चेंट ने बनाई है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। इस मूवी के लिए इनको आपको ना है ना गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल फॉर द बेस्ट पिक्चर मिला है इस्माइल मर्चेंट को। इस इन कस्टडी जो स्टोरी है, जो कि लिखा है अनीता देसाई ने, इन कस्टडी 1984 में लिखा था। तो इस्माइल मर्चेंट ने इसमें मूवी बनाई थी, जिसको गोल्ड मेडल मिला है उस मूवी को, ठीक है। इसके अलावा अनीता देसाई ही एक ऐसी राइटर है फ्रेंड, जिनको 3 बार ये शॉर्टलिस्ट हुई है हमारे बुकर प्राइज के लिए। 3 बार शॉर्टलिस्ट हुई है हमारे किसके लिए? बुकर प्राइज के लिए, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग, ये इनकी जो 3 राइटिंग है फ्रेंड्स, ये तीनों राइटिंग नॉमिनेट हो चुकी हैं बुकर प्राइज के लिए। फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, ठीक है। ये तीनों जो इनकी राइटिंग्स है, जो आप तीनों राइटिंग देख पा रहे हो, ये तीनों राइटिंग बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। फास्टिंग फीस्टिंग जो है वो 1999 की राइटिंग है। याद, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फास्टिंग फीस्टिंग कब लिखा गया था, तो वो आपका लिखा गया था 1999 में। इन कस्टडी जो है 1984 की राइटिंग है इनकी, और क्लियर लाइट ऑफ डे 1980। मतलब सबसे पहले इन्होंने क्लियर लाइट ऑफ द डे लिखा, फिर इन कस्टडी लिखा, और फिर फास्टिंग फीस्टिंग लिखा, और ये तीनों राइटिंग बहुत फेमस हुई, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ द डे फ्रेंड्स, ये जो है वो नोवेल है, मोस्ट ऑटोग्राफिकल वर्क ऑफ हर, है ना। ये जो क्लियर लाइट ऑफ डे मतलब मोस्ट ऑटोग्राफिकल वर्क है इनका, माना जाता है क्लियर लाइट ऑफ डे किरण देसाई का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके कुछ अचीवमेंट्स की बात कर देते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनको 1978 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फायर ऑन द माउंटेन के लिए। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फायर ऑन द माउंटेन। मैं आपका हमारे चैनल पे आपको कवर कराऊंगी फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है। बुकर प्राइज के लिए आपको बता ही दिया मैंने, क्लियर लाइट ऑफ डे। और गार्जियन फिक्शन के लिए बता दिया विलेज, जो आपका था विलेज बाय द सी वाला, जो कि 1982 में ये हुआ था, ठीक है। ये रहे कुछ अचीवमेंट्स। शॉर्टलिस्ट हुआ था बुकर प्राइज के लिए भी, मैंने बताया आपको इन कस्टडी, ठीक है। बुकर प्राइज यहाँ पे फास्टिंग फीस्टिंग के लिए। बेंशन मॉडल रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर भी इनको मिला था, साहित्य अकादमी मिला था 2014 में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये देख के आप नोट्स बना लेंगे। 2003 में इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर मिला, 2014 में आपको बुकर प्राइज मिल गया, और 1993 में नील गम प्राइज भी इनको मिला हुआ था। देखिए शॉर्टलिस्ट हुआ था कस्टडी 1984 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके कुछ एकम्प्लिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अनीता देसाई एक ऐसी राइटर है जो प्रोफेसर भी रही है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश रही है माउंट हॉलियोक कॉलेज में, 1988 की बात करते हैं हम। और ये तो MIT में भी फ्रेंड्स, इन्होंने MIT में भी काम किया हुआ है। ये MIT में एज अ क्रिएटिव राइटर जा चुकी हैं, एज ए प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग रह चुकी है MIT में, 1993 की बात है। इसके अलावा ये जो इंग्लिश लिटरेचर के जो बड़े बड़े नाम हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स लेटर्स, ग्रेटन कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज, इन सब की पार्ट रह चुकी हैं अनीता देसाई। तो देखिए कितनी दूर दूर तक पहुंच है अनीता देसाई की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनीता देसाई के बारे में। तो अनीता देसाई कंसिडर द राइटर हु इंट्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल नोवेल इन द ट्रेडिशन ऑफ वर्जीनिया वुल्फ टू इंडिया। फ्रेंड्स अनीता देसाई क्यों बहुत ज़्यादा फेमस है? क्योंकि एक ऐसी राइटर है, एक ऐसी नोवेलिस्ट है जो इंडियन साइकोलॉजी को रख के अपनी नोवेल्स को लिखती हैं। किस तरीके से इंडियन सोचते हैं, क्या सोचने का पैटर्न रहता है उनका, किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में चीज़ें होती हैं, ये इंडियन सोसाइटी के हर एक तबके को देख के, उसको समझ के, उसके बारे में राइटिंग लिखा करती हैं। तो लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं इनकी राइटिंग से, ठीक है। इनको जो है स्टेटस ऑफ राइटिंग ऑफ फेमिनिस्ट इश्यूज, डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अनीता देसाई की राइटिंग्स को पढ़ेंगे, ये फेमिनिस्ट इश्यूज को कवर करती हैं अपनी राइटिंग में, कि किस तरीके से जो फेमिनिस्ट है, किस तरीके से एक फीमेल है, वो इस सामाजिक जो हमारी रीतियां हैं, जो सामाजिक बंधन है, जो सामाजिक हमारे कह सकते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फीमेल उसमें जकड़ी हुई है, क्या फील करती है, वो उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करती है वो अपनी राइटिंग्स में।
सी सेज हर राइटिंग इज रियलिस्टिक, वो कहते हैं बिल्कुल फ्रेंड्स, आप इनकी जब राइटिंग पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितने सही तरीके से हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को कवर करती है और इनकी राइटिंग को बिल्कुल रियलिस्टिक राइटिंग को माना जाता है। हर फिक्शन हैज कवर्ड थीम्स ऑफ सच ए वुमेन ऑपरेशन, देखो एक तरीके से वुमेन्स का ऑपरेशन एंड क्विज फॉर द फुल डिग्निटी, फैमिली रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रम्बलिंग द ट्रेडिशन ऑफ एंटी सेंटर। यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक एस्पेक्ट से, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी, कि अनिता देसाई हर एक एस्पेक्ट से एक फीमेल लाइफ को कवर करने की कोशिश करती है। नॉट ओनली द फीमेल, वो फीमेल ऑब्वियसली मैक्सिमम जो इनकी राइटिंग्स है वो फीमेल ऑपरेशंस पे ही है, बट डेफिनेटली कई बार जो है उनकी कई सारी राइटिंग्स है जहाँ पे वो बताती हैं कि किस तरीके से एक जिम्मेदार आदमी अगर अपनी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, पर फैमिली की जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरीके से आ जाती हैं कि वो अपने पैशन को छोड़ के मजबूरी में हमें कई बार ऐसे मतलब दूसरे भी काम करना चाहते हैं जिससे हमारे पास अर्निंग हो सके और हमारा जो है पेट भर सके। तो इस तरीके की जो एक कड़वा सच है सोसाइटी का, वो अनिता देसाई अपने राइटिंग्स में बयान करती है, जिसकी वजह से इनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं और लोग इनकी राइटिंग्स का वेट करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। साथ ही आप देखोगे किस तरीके से इनके बुकर प्राइज और इनको जो है 2014 में पद्म भूषण भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से कुछ राइटिंग्स थे फ्रेंड्स हमारी अनिता देसाई के बारे में जो कि हमने देखा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, हमने सारे ही एस्पेक्ट्स अनिता देसाई को कवर किया, इससे बाहर कुछ डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं आता अनिता देसाई का। तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा सेशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अनिता देसाई को जान सके। फ्रेंड्स इसके अलावा आप पढ़ तो हर जगह से लेते हैं, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे www.toppersgalaxy.com, तो यहाँ से आप अनिता देसाई से रिलेटेड MCQ भी दे सकते हैं। आप यहाँ से पढ़ने के बाद डेफिनेटली जितने भी PYQs आ चुके हैं अनिता देसाई पे, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इससे रिलेटेड MCQ भी दे सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं अनिता देसाई से रिलेटेड टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।